चलो देखो वॉइस क्लियर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी तैयारी कर रहे हैं 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्जाम की। आपने देखा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 जनवरी के पहले पेपर को कर लिया है। अब हम करने चल रहे हैं पार्ट 2 को। इट मीन्स जो 4 जनवरी को सीडीपी के पेपर में पेडागोजी वाला सेक्शन था, अब हम उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है वो समावेशी शिक्षा से आया हुआ है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारा पेडागोजी वाला सेक्शन है, वो पेडागोजी वाला सेक्शन 2 चीजों पे बेस्ड है। एक तो बेस्ड है समावेशी शिक्षा पे, और एक हमारा बेस्ड है NEP 2020 पे। सो प्लीज आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या कहती है, और NEP 2020 में क्या कहा गया है। पहला प्रश्न हमारा ये है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। आपको पता है समावेशी शिक्षा ऐसी है जो किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती है, किसी भी बच्चे के साथ दबाव नहीं बनाती है। अगर कोई पैर से दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए तानाशाही नहीं करती है कि तुम 10 बजे स्कूल खुल रहा है तो 10 बजे आओ। अगर वो लेट में भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, नहीं पढ़ पा रहा है किताब, तो उसके लिए ऑडियो उस किताब का उपलब्ध कराया जाता है। इट मीन्स जब हम किसी एक नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि बल्कि बच्चे की जरूरत के अनुसार हम काम करते हैं, तो उसे हम फ्लेक्सिबल शिक्षा शास्त्र कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, लचीला शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इन तीनों की तरफ आप मत आइए। मानकीकृत को कभी सपोर्ट मत करिए। अनम्य मतलब जो रिजिड हो, जो बदला ना जा सके, उसे भी नहीं करना है। अगम्य को भी हमें सपोर्ट नहीं करना है। किसको करना है? फ्लेक्सिबल। आप ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा पॉजिटिव शब्द है कि जहां लिखा हो वो ऑप्शन कभी गलत नहीं हो सकता। लचीलापन एक और शब्द है। अपसारी चिंतन, जहां लिखा होगा वो प्रश्न गलत नहीं होगा। एक शब्द और है विस्तारण, जहां लिखा होगा वो ऑप्शन नहीं गलत होगा। एक शब्द है प्रवाह, जहां लिखा होगा वो ऑप्शन गलत नहीं होगा। एक शब्द क्या है? मौलिकता, ओरिजिनलिटी, ये जहां लिखा होगा वो ऑप्शन गलत नहीं होगा कभी भी। इसलिए इन ऑप्शंस को, इन शब्दों को, इन वर्ड्स को आप पॉजिटिव शब्दों में एक नोट्स में एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें लिख सकते हैं। जहां ये दिखेगा वो ऑप्शन सही माना जाता है। आइए देखते हैं कि 16वां प्रश्न हो चुका है 17वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न पत्र छोटा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है पार्ट 1 में ही। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? सामाजिक संचार का मतलब यह होता है लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, उनके साथ बैठना, समायोजन करना, तालमेल बिठाना। ऐसा लक्षण किसमें नहीं पाया जाता है? तो डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है, लोकोमोटर गति से संबंधित, और जो ये ऑटिज्म है, स्वालीन बच्चे जो होते हैं वो अपनी दुनिया में जीते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, इनकी किसी से बनती नहीं है, इनको किसी के साथ रहना पसंद नहीं होता है। इसलिए सामाजिक संचार के लिए इनमें से कौन सी चुनौतियों का कारण बनेगा? अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म या स्वालीनता के गुण पाए जाते हैं तो हमने एक विशेष वीडियो बनाया है गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पर। ऑटिज्म के गुण क्या हैं, ऑटिज्म क्यों होता है, ऑटिज्म को दूर कैसे किया जा सकता है। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पर हमारे चैनल पर आप जा करके 10 से 15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। 18वां प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा विहीन वंचित समूहों का? सुविधा विहीन मतलब ऐसे बच्चे जिनको सुविधाएं जीवन में ना मिली हो, सड़क, लाइट, पानी, भोजन ये सब ना मिला हो। वंचित समूह भी ऐसे ही होते हैं जो सुविधाओं से वंचित रह चुके हों, के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। मतलब इन बच्चों को स्कूल में कैसे शामिल किया जा सकता है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? विविधता पर विचार। विविधता का मतलब ये होता है एक ही टोकरी में कई प्रकार के जब फ्रूट्स रखे होते हैं और सबको हम समान वैल्यू देते हैं तो उसे हम विविधता कहते हैं। तो अगर हम इस विचार से हैं कि विविधता पर विचार करना चाहिए, हमारी क्लास में सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, तो आई थिंक सुविधा विहीन और वंचित समूह के बच्चों के लिए यह मददगार होगा। हालांकि जवाब हमें मिल चुका है, फिर भी हम इसे पढ़ सकते हैं।
हैं, मानकीकृत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, प्रमुख समूह आपको नहीं बनाने हैं, गैर प्रासंगिक जो काम का पाठ्यक्रम ना हो उसे भी नहीं पढ़ाना है, प्रासंगिक चीजों को छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है 18 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण, मतलब जो टीएलएम होता है स्कूल में पढ़ाने के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करना या प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। कहने का मतलब अगर हम टीएलएम का प्रयोग कई तरीके से करते हैं, श्रवण बाधित बच्चे हों उनके लिए भी, दृष्टिबाधित बच्चे हों उनके लिए भी, अस्थि बाधित बच्चे हों उनके लिए भी, तो अगर हम समावेशन शब्द का मतलब सबको साथ लेके चलना, तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। श्रवण बाधित छात्र को मदद मिलेगी, दृष्टिबाधित छात्र को मदद मिलेगी, क्योंकि हम सामग्री को कई तरीके से ऑडियो में भी, विजुअल में भी, ऑडियो विजुअल दोनों में भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो अधिगम डिसेबिलिटी होगी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे होंगे उनको भी चीजें मिल जाएंगी और दिव्यांग बच्चों को भी सपोर्ट मिलेगा। सो 4th नंबर का जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारे सामने क्या है। 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता मतलब डिसेबिलिटी, ठीक है। अब वो अस्थि दिव्यांगता हो सकती है, मानसिक दिव्यांगता हो सकती है, किसी विशेष अंग से संबंधित दिव्यांगता हो सकती है, कुछ भी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। मतलब एक तरफ दिव्यांगता दी है और एक तरफ उसके बारे में बताया गया है और कह रहा है कि कौन सा सही है। तो जो गुणज वैकल्य है जिसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, उसमें कैलकुलेटर का प्रावधान दिया जाना चाहिए। मतलब यहां पे एक शब्द यूज किया है ना, समावेशन हेतु। समावेशन का मतलब उस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए, उस अक्षमता को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि बच्चे क्लास में कंफर्टेबली बैठ सकें, आरामदायक ढंग से बैठ के पढ़ सकें। तो जिन बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत होती हो, अगर हम उन्हें कैलकुलेटर का प्रावधान कर दें तो वो आसानी से गणित को सीख सकते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता रहेगा। तो वो क्या पूछा है, समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो सही युग्म तो हमें पहले ही मिल चुका है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। क्या है, डिस्लेक्सिया, देखो लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्लेक्सिया का संबंध पढ़ने और लिखने से होता है, इसमें पढ़ना भी होना चाहिए। फिर क्या है, श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना। अब बताओ किसी को सुनाई नहीं देता और उसे ऑडियो टेप दे दो तो ये गलत है, ये वाला भी गलत है। हमारा कौन सा सही है, डिस्कैलकुलिया। ठीक, फिर आइए 21 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण मतलब टीचर को के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, अधिगम का मतलब बच्चे के द्वारा जो सीखा जा रहा है। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। अगर आप चाहते हो कि बच्चे क्लास में बेहतरीन तरीके से सीखें और आप अच्छे तरीके से पढ़ाओ, तो इन चारों में से किस ऑप्शन को चुनोगे। बिना समझे नकल करना, कतई नहीं। करके सीखना, बिल्कुल। हम NEP 2020 में एक बात लिखते हैं जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब बच्चे का अनुभव बढ़ाना। जो चीज किताबों में लिखी है, जैसे लिखा है लाल और हरा रंग मिलने से काला बनता है, काला रंग बनता है, तो इसका प्रैक्टिकल हम बच्चों को करवाएं। एक दे दें, कोई प्लेट दे दें और उस पर लाल और हरा मिक्स करें, देखें काला बनता है कि नहीं। इससे बच्चों का अनुभव बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। निष्क्रिय रूप से सुनना बिल्कुल मत सपोर्ट करिए, रटने को बिल्कुल मत सपोर्ट करिए, इसको तो करना ही नहीं है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बहुत सरल सा है, अगर इसको आप घबराएं ना देख के तो आराम से कर सकते हैं। क्या है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। मतलब जब 15 अगस्त मनाया जाए, 26 जनवरी मनाई जाए, 2 अक्टूबर मनाया जाए, तो उसमें आप भागीदारी लें तो आपका विकास होता है, लोगों के सामने बोलने का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये सेंटेंस सही है।
फिर क्या है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। बाई द लेव वाइगोत्स्की, देखो लेव वाइगोत्स्की ने यही कहा ना कि बच्चे समाज में रहकर सीखते हैं, तो दोनों सही है। और जो ऊपर बात कही जा रही है उसका एक्सप्लेनेशन भी बी वाले में किया जा रहा है। तो बोथ आर राइट, ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, 22 नंबर का ए वाला सही हो जाता है। अब आइए, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब जो एक्टिविटीज हो रही हैं क्लास में, हम खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने कहा चलो बच्चों खड़े हो जाओ, जितने भी एनिमल नेम हैं जो ए से चालू होते हैं उनको बताइए, जो बी से चालू होते हैं उनको बताइए। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना है, तो इसी को हम गतिविधि कहते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चों को वो एक्टिविटी समझ में आए, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला है, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। विभाजित करने को किसी भी तरीके से ना तो समझने की जरूरत है ना तो टिक लगाने की जरूरत है। बच्चों को डिवाइड नहीं करेंगे। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, अगर स्पष्ट निर्देश देना होता तो मैं इसके बारे में सोचता, लेकिन यहां क्या कहा गया है, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। तो छोटे बच्चे हैं, जो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वो कैसे सीखेंगे। फिर क्या है, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना। संदर्भहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, उस तरीके से प्रेजेंट करना, यह भी तरीका गलत है। तो 3 गलत हो चुके हैं, चौथा ऑटोमेटिक सही है। फिर भी हम देखते हैं, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, मतलब सही तरीके से प्रेजेंट करना, क्या होगा, सार्थक गतिविधि को समझने में सहायक होगा। तो 23 का डी वाला ऑप्शन सही है। आइए 24 का, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां, मतलब यहां पे क्या दिया गया है, कुछ मेथड्स दिए गए हैं पढ़ाने के, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। देखो, इस प्रश्न को आपको होशियारी से करना है। ये सकारात्मक प्रश्न ही नहीं है, इसमें नकारात्मक प्रश्न है। अब इसमें आपको सावधानी से देखना है कि कौन सा योगदान नहीं देगी। आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन, ये सहयोग प्रदान करेगा, जबकि क्या कह रहा है, योगदान नहीं देगा। तो देखते हैं कौन सा योगदान नहीं देगा। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, जो वो पहले से सीखे हों उसी के आधार पर उन्हें सिखाया जाए, ये भी हमारा क्या है, सकारात्मक योगदान देगा। पाठचर्या नियोजन में नवाचार, हम जो पाठचर्या है उसे हम नए नए तरीके से पढ़ाएं तो वो भी योगदान देगा। अब क्या है, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, मतलब एकदम डिसिप्लिन में रखें, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाएं, तो इसे हम सकारात्मक योगदान नहीं मानते हैं, क्योंकि एनईपी 2020 ये कहती है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करिए, ना कि केवल परीक्षा के लिए तैयार करिए। ठीक, अब 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब जो भी टॉपिक को पढ़ा रहा है उसे हम विषय वस्तु कहेंगे। क्या प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम जो पढ़ा रहे हैं उनको बच्चों के जीवन से जोड़कर, उनके वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अब हमको बच्चों को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना है, और हम बताना है कि मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं कैसे भोजन बनाते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम मम्मी का घर का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा घर में मम्मी को या पापा को जो भी खाना जो भी लोग बनाते हैं उनको देखता होगा, और देखेगा तो वो जल्दी समझ पाएगा। तो अगर ऐसा कोई टीचर है तो ये सेंटेंस सही है। फिर क्या है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, बिल्कुल सही है, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। दोनों कथन सही है, और ऐसे ऑप्शन में मैंने अक्सर देखा कि ए वाला ऑप्शन सही होता है। ये ट्रिक नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप गलती कर दोगे, बिना पढ़े आप मत लगाइए। लेकिन अगर आपके पास समय ना हो, कॉफी छीनी जा रही हो, ये प्रश्न आपका छूट रहा हो, तो आप केवल और केवल ए पे टिक लगाना। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने किए उसका ए वाला ऑप्शन ही सही है, तो 80% चांस है कि आपका ए वाला ही सही होगा। लेकिन प्लीज इसको कोई ट्रिक मत मानना, जब आपके पास समय ना हो तो आप ए वाला लगा देना, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कि 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों मतलब स्टूडेंट्स
को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन कहने का मतलब बच्चा खुद से पता करे कि उसने कितना सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा और किस पैराग्राफ को पढ़ने में, किस हेडिंग को पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है। ठीक, स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करेगा। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो विद्यार्थी को उनके सीखने और स्वयं मूल्यांकन करने में मदद देगा? फॉरगेटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नकल बिल्कुल नहीं हो सकता, रटना बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होगा? अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान का मतलब होता है जब बच्चा स्वयं की बुद्धि का उपयोग करके चीजों को समझता है और देखता है। 27 नंबर के प्रश्न की ओर हम आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है? असामान्य है, अप्रारूपित है, दुर्लभ है? नहीं। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उनकी कंफ्यूजन को, उनकी भ्रांतियों को, जो मिसकॉन्सेप्शन होता है उनमें, उसे हम प्राकृतिक मानते हैं। ये स्वाभाविक है। प्राकृतिक की जगह स्वाभाविक भी लिखा हो सकता है, तो स्वाभाविक को टिक लगाइएगा। बच्चे हैं यार, गलती कर सकते हैं। ठीक है। 28 नंबर का प्रश्न क्या है? एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता, मैंने आपको समझाया है कि एक प्रश्न आपका लर्निंग हेल्पलेसनेस से जरूर आएगा। लर्निंग हेल्पलेसनेस, जब बच्चा ये महसूस करे कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम फेल हो जाएंगे, तो उसी से प्रश्न पूछा है कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वो किस ऑप्शन को चुनेगा? सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा? नहीं सर, वो अंदर से डरा हुआ है, हेल्पलेस महसूस कर रहा है, तो उत्साह नहीं दिखाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों को ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता कि वो किसी चीज को सीख पाएगा। ठीक, प्रदर्शन उन्मुख ये भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो असहायता से ग्रसित है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट आ चुके हैं, नेगेटिव थिंकिंग उसमें आ चुकी है। तो चौथा वाला ऑप्शन क्या है? शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। बिल्कुल वो स्कूल से इंटरेस्ट नहीं रखेगा, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे इंटरेस्ट नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव विचार आ चुके हैं, उसकी सोच नेगेटिव हो चुकी है। इसका मतलब यही होता है कि बच्चा स्वयं से सोचने लगता है कि बस अब मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो 28 नंबर से ये हो गया हमारा। अब आइए 29 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? देखो, मैंने आपको बताया है प्रेरणा दो प्रकार की होती है। अगर आप सुबह स्वयं से उठ के पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। लेकिन मम्मी तुम्हें थप्पड़ मार के जगाएं, पानी डाल के जगाएं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन इन ऑप्शन में कहां दिख रहा है? रुचि के कारण एक नई भाषा को सीखना, बिल्कुल ये आंतरिक प्रेरणा है, किसी के कहने पे नहीं कर रहे हो। नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना है, भाई ये वाह्य चीज, ये वाह्य प्रेरणा है, इनाम के लिए तुम काम कर रहे हो। फिर क्या है? पुरस्कार जीतने के लिए, बात वही है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, इच्छा नहीं है लेकिन तुम चाहते हो मेरे माता पिता बड़ाई करें, तो ऐसा भी आंतरिक प्रेरणा के गुण नहीं है। आंतरिक प्रेरणा का गुण क्या है? रुचि की वजह से संस्कृत सीखना, रुचि की वजह से इंग्लिश सीखना, हिंदी सीखना, ये सारी चीजें। ठीक है। आइए 30 प्रश्न, जो आज का अंतिम प्रश्न है, उसे करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय है? देखो, जो प्रेरणा है वो हमारे अंदर होती है, सही है सर। व्यक्तित्व का लक्षण हमारे अंदर होता है। हमारी जो मनोभाव होते हैं, हमारे अंदर जो विचार होते हैं, वो हमारे आंतरिक होते हैं। अब ये तीनों चीजें जब हमारे अंदर हैं, तो ये तो हमारे शरीर से संबंधित हो गई। इसमें पूछा क्या है? वातावरणीय क्या है? वातावरणीय कौन हो सकता है? स्कूल या विद्यालय वातावरणीय कारक में आता है। जो पड़ोस है वातावरणीय कारक होता है, जो हमारे मित्र मंडली होती है वातावरणीय कारक होती हैं, मोबाइल, टीवी, फोन, ये हमारे वातावरणीय कारक होते हैं। इस प्रकार सफलतापूर्वक 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके पार्ट 2 को भी हमने कर लिया है। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर को लेकर के, 5 या 6 जब भी हुआ होगा उसको देख लेंगे। तो इसी तरीके से आसान शब्दों में, कम समय में उसका भी फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको हम करवाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।